दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कद्दावर आदिवासी नेता माननीय राम पुकार सिंह जी, जो पत्थलगांव विधानसभा के विधायक हैं और प्रोटेम स्पीकर हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनसे हम खास कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। सिंह साहब, आपका राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिएगा। कब से आप राजनीति कर रहे हैं और क्या कुछ अनुभव किए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न दे करके इस वार्ता को प्रारंभ किए हैं, इसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद। पहले तो मैं शिक्षक के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन में कार्य प्रारंभ किया। उसके कुछ समय के बाद मैं कृषि विभाग में ग्राम सेवक के पद में भी कार्य करने का मुझे अवसर मिला और कुछ समय बाद पारिवारिक जीवन में ऐसा समय आया कि हमारे पिताजी स्वर्गीय सुभाष सिंह हम लोगों से विच्छेद हो गए। तब से मैं अपने घर में पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए इस्तीफा देकर घर में आया। लेकिन क्षेत्र के लोगों ने एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया मुझको कि मैं राजनीति से अछूता नहीं रह सका और सबके भावना के अनुरूप 1977 में पत्थलगांव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और हम उस चुनाव में विजय हासिल किए। तब से मैं राजनीतिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहा हूं और क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करने का अवसर मिला। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विभिन्न क्षेत्रों में हमने बहुत ही अच्छी विकास की उपलब्धियां हासिल की हैं और इन बातों को मैं जब ध्यान देता हूं, मैं सोचता हूं कि मैंने क्षेत्र की जनता ने मुझे जो सेवा का अवसर दिया एक लंबे समय से, उसमें मैंने क्षेत्र के विकास को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। इससे मैं अपने आप में भी संतुष्ट जाहिर करता हूं और आने वाले समय में भी हम निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे क्षेत्र को बढ़ाता रहूँगा, ऐसा मेरा कर्तव्य भी है। तो आप अभी सुन रहे थे, हमारे साथ माननीय राम पुकार सिंह जी खास बातचीत कार्यक्रम में बने हुए हैं। पत्थलगांव से ठाकुर शोभा सिंह के जाने माने जो औलाद हैं, आज से 45 से 46 वर्ष पूर्व से जो है अपनी राजनीतिक सफर का शुरुआत किए थे। एक छोटे से कस्बा हुआ करता था, एक छोटा सा जगह हुआ करता था पत्थलगांव, जशपुर जिले का। मध्य प्रदेश शासन काल में ये बहुत ही एक छोटा सा नक्शा के रूप में जिसको जानते थे, पत्थलगांव या जशपुर। पहले मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व रायगढ़ जिला हुआ करता था। रायगढ़ जिले के अंतर्गत पत्थलगांव जो है आता था। वहीं पत्थलगांव से एक छोटे से आदिवासी परिवार से एक शासकीय सेवा के रूप में इनको जो सर्विस मिला, सेवा करने का मौका मिला, वहाँ से पारिवारिक कारणों से उस काम को छोड़ करके पुनः जो है घर को वापस आना पड़ा और जनता का प्यार, दुलार और आशीर्वाद कह सकते हैं, जिसके चलते इनको राजनीतिक जीवन में अपना कदम रखना पड़ा और अपनी लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। 45 से 46 वर्ष पूर्व, लगभग 1977 से लगातार एक राजनीतिक कैरियर के रूप में देखते हैं और बहुत लंबी सफ़र इसको मैं मान सकता हूं। राजनीतिक जीवन का एक लंबा सफ़र तय करते हुए आज 2023 में भी आप बतौर विधानसभा छत्तीसगढ़ में प्रोटेम स्पीकर के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करने का लंबा अनुभव रखते हैं। आइए हम इनसे और भी पूछेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के अभी वर्तमान में जो चुनाव आने वाली है 2023 के लास्ट में, नवंबर दिसंबर में चुनाव होने को हैं, उसमें थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आपकी सरकार जो है किन मुद्दों को लेकर के पुनः जो है
चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं? वास्तव में ये वर्ष जो है चुनावी वर्ष होगा, और इस चुनावी वर्ष में जहाँ तक क्षेत्र के मतदाता तक जाने का एक ऐसा चुनाव के माध्यम से अवसर मिलता है जहाँ विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों और लोगों की मंशा के अनुरूप उनके बीच चर्चा करने का अवसर भी मिलता है। राजनीतिक जीवन में जहाँ चुनाव में हम जाते हैं, ये स्वाभाविक है कि हमको अपना मुद्दे बताने होते हैं। आपको ये बात का बिल्कुल जानकारी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय भूपेश जी की ने संगठन के कुछ ऐसे चुनावी बिंदु तय किए थे और उन बिंदुओं के आधार पर जन घोषणा पत्र के नाम से लोगों तक हम लोग पहुँचे और उन जन घोषणा पत्र को जनता ने स्वीकार किया, समझा और विश्वास किया, और उसी विश्वास के आधार पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। अब बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणा, जन घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी, उसको पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया। और जो मुद्दे बाकी थे, अभी आपने देखा होगा ये बजट सत्र जो अभी चला, उस बजट सत्र में जो छोटे छोटे काम जो जिनकी आश्वासन हम लोग जन घोषणा पत्र में दिया गया था पार्टी की ओर से, उसको भी उन्होंने पूरा करके साबित कर दिया है। इस बार मुद्दा हमारा वही होगा, ये सरकार में जो योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, चाहे धान खरीदी की बात हो, किसानों को अच्छे उपज के उचित मूल्य देने की बात है, धान का बोनस देने की बात हो, ऋण माफी की बात रही हो, और इस प्रकार के अनेक बिंदुओं पर, चाहे सिंचाई के ऋण कालातीत धन राशि को माफ करने की बात रही है, और अभी अभी छोटे बिंदु और आंगनबाड़ियों की कार्यकर्ता मानदेय वगैरह बढ़ाने की बात है, मितानियों की का है, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, चौकीदारों को भी उनके मानदेय देने की बात कही गई है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे जो घोषणाएं थी जिनको पूरा करने का दायित्व बाकी था, अभी इस बार पूरा कर लिया गया है। अब आने वाले समय में भी हम लोग जन घोषणा पत्र के जो बनेगा, या जिन इस साल इस चुनाव के लिए जो हमारी रूपरेखा पार्टी की ओर से बनेगी, उन बिंदुओं को लेकर जनता तक जाएंगे। और अभी जितने भी कार्य उन्होंने, जैसे आप जानते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमने जो कहा वो किया, और लोग इसी बात को लेकर के बहुत ही आशान्वित हैं। विश्वसनीयता जाहिर हुई है कि कांग्रेस जो कहती है वो पूरा करती है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ हम लोग नए सोच और नए परिधान के माध्यम से, हम गोठान के माध्यम से, और जिस प्रकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर के जनता तक जाएंगे और जनता को हम अपना विश्वास दिलाएंगे। और हम उम्मीद है कि पिछले घोषणा पत्र के आधार पर जिस तरह से लोगों ने उसका लाभ पाया है, आने वाले भविष्य के लिए भी हमारी बात स्वीकार होगी और हम फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। आदरणीय सिंह साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप भी ये भी बता दीजिएगा कि आप कितने बार विधायक चुने गए हैं पत्थलगांव विधानसभा सीट से, थोड़ा सा इसको भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि आपको बहुत लंबा अनुभव है राजनीतिक, और सुनने में आता है कि आप अजय योद्धा के रूप में कहलाते हैं। तो कितने बार चुनाव जीत करके जनता की सेवा करने का मौका मिला है? वास्तव में हमारे पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए पहला अवसर था 1977 का चुनाव। अब ये चुनाव बहुत कठिन का चुनाव था, और लोगों ने जिस तरह से, हमारी पारिवारिक जानकारी लोगों को थी, क्षेत्र के लोगों को, उनको एक विश्वास था कि यदि इस परिवार का कोई व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में आएगा तो निश्चित रूप से हम उसका समर्थन करेंगे। और मैं बताता हूं कि वो घड़ी था जब हमें विधानसभा क्षेत्र का दायित्व दिया गया चुनाव करने के लिए लोकसभा का चुनाव में जब हमने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया तो लोगों के प्रति हमारी एक आस्था बनी, लोगों में परिचय हुआ, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आने वाले चुनाव में यदि आप खड़े होते हैं तो हम आपको जरूर जितवाएंगे। और वही हुआ कि उस 77 का जो कठिन चुनाव था, जहां कांग्रेस की 84 सीट जीत के आई और हमारी सरकार नहीं बनी, और केंद्र में मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी, जनता सरकार बनी, उस समय जो है बहुत कठिन चुनाव था। और इसी तरह से लगातार चुनाव होते हुए
8वीं बार इस क्षेत्र की जनता ने मुझे इस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर दिया। मैं तो क्षेत्र की जनता के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने विश्वास जताते हुए 8वीं बार मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। और मुझे आशान्वित है कि लोगों की ऐसी मानना है कि विधायक जी अभी तो 8 हुए हैं, 8 से हमें संतोष नहीं है, हम तो आपको 9 में पूरा कराएंगे। ये लोगों का आश्वासन अभी से मिलने लगा है। तो मैं समझता हूँ क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आज भविष्य के लिए भी मेरे लिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सुन सकते हैं कि माननीय रामपुकार सिंह जी बता रहे हैं कि जनता का प्यार और दुलार इतना मिल रहा है कि आप जो है जनता जो है इनको 9वीं बार भी चुनाव में जीत हासिल करा करके विधानसभा भेजना चाहती है, 9वीं बार विधायक के रूप में देखना चाहती है। बहुत ही खुशी की बात है। 8 बार का चुनाव जीतने का जो अनुभव रखते हैं, बहुत ही बिरले लोग ऐसे मिलेंगे जो राजनेता होंगे जो 7 से 8 बार चुनाव जीत करके आते हैं। चूँकि आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस फिलहाल छत्तीसगढ़ के विभिन्न भूभाग में कई ऐसे राजनेता पाए गए हैं, लेकिन उनमें से एक अलग ही इनका अंदाज है। बहुत ही ठेठ अंदाज में, बहुत ही सरल स्वभाव और मृदुभाषी जनप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं माननीय रामपुकार सिंह जी। उनसे हम और भी जानना चाहेंगे इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इन्होंने क्षेत्र के लिए क्या क्या कुछ उपलब्धियां दिलवाई हैं, स्कूल, कॉलेज, पुल, पुलिया और तमाम तरह के जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, हम उनसे थोड़ा सा और भी 2 शब्द पूछना चाहेंगे। कष्ट करूंगा महोदय जी, आपसे दो शब्द और बता दीजिएगा। बहुत सारे काम किए हैं आपने, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, क्या कुछ उपलब्धि हैं थोड़ा सा साझा करेंगे। देखिए, क्षेत्र के विकास करने का बहुत बड़ा एक अवसर हमको मिला। जब मैं विधायक बना तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत काम करने का एक अवसर जो हमको मिला है। मैं जैसे सड़कों की बात कहूँ या पुल पुलियों की बात कहूँ तो पश्चिम तरफ हमारा जो क्षेत्र था, हम मान नदी शुरुआती दौर में हमारा पुलिया का काम 1979-80 में बना। मान नदी से जो शुरुआत हुई, चाहे सांगबुल का पुल हो, बंधनपुर का पुल हो, अलोला का पुल हो, विजयनगर का पुल हो या ठाकुरपुणी का पुल हो, कुमारता का पुल हो, ये सभी पुल पश्चिम दिशा की ओर हमारे कार्यकाल और नेतृत्व में बने। इसी प्रकार से हम पूरब दिशा में जाएंगे तो हमारा भरारी का है, चिकनी पानी का है, कोदबा का पुल है, और आपका कुड़किल खजरी का एक बड़ा पुल है, तमता का पुल है, शेखरपुर का पुल है। ये सभी पुल जो हैं, पुलिया हमारे कार्यकाल में संभव हो पाए। जब उस समय अभी उसी तरह से हम शिक्षा के स्वास्थ्य की तरफ जाएं, ये सिविल हॉस्पिटल जो आज देख रहे हैं 100 सीटर का है। ये हालांकि 50 सीटर ही बन पाया है, 50 सीटर और नहीं बन पाए हैं। निकट भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है कि 50 सीटर और उसकी उपलब्धि हो जाएगी। जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपका कोतबा, बागबहार, पत्थल गांव के सिविल हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको पत्थलगांव विधानसभा में जो पाएंगे आप, चाहे किलीकेला का हो, तमता का हो, शेखरपुर का है, आपका लुड़िक का है, कुकर गांव का है, सुरुंग पानी का है, ये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे कार्यकाल में और मेरे हिसाब से ही ये बने गए हैं। तत्कालिक समय में कम से कम नहीं तो उप स्वास्थ्य केंद्र 20-25 रहे होंगे। अब आज करीब 50-52 उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हैं। स्कूल कॉलेज में महाविद्यालय ठाकुर सुभाष सिंह महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन अर्जुन सिंह साहब ने दिया 84-85 में। उसके बाद हाई स्कूल जितना है, आप हाई स्कूल हमारा कोदबा पत्थलगांव को छोड़ के, चाहे लुड़ेक का हाई स्कूल हो, बागबहार का हाई स्कूल है, शेखरपुर के हाई स्कूल हैं, या तमता का हाई स्कूल है, किलकिला का हाई स्कूल है, ये हमारे कार्यकाल में ही ये संभव हो पाए। गाला के स्कूल है हाई स्कूल। मिडिल प्राइमरी स्कूल तो गणना छोड़िए, उस वक्त तो पता नहीं कितने प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल खोले हैं, बहुत अधिक संख्या में। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने का भी अवसर मिला। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, बहुत से क्षेत्रों में काम करने के एक सुनहरा अवसर मुझको मिला। और आज ये सब उपलब्धियों को देखते हुए मुझको लगता है कि हमारे यहाँ जैसे अभी शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो है पत्थलगांव में प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ कोदबा सेंक्शन हो चुका है, तमता में सेंक्शन हो चुका है, दोकड़ा सेंक्शन हो गया है,
आपका कांसाबेल में है। तो इस प्रकार से ये जो उन्नत स्कूल जो है बन रहे हैं, आकर्षण होकर के अंग्रेजी माध्यम के, इससे भी बच्चे और अभिभावक बहुत ही आकर्षित हुए हैं और इसमें भी दर संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ऐसी स्थिति में हमारे कमज़ोर और सामाजिक क्षेत्र में कमज़ोर बच्चे भी एक अच्छी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में का एक अवसर उनको मिलेगा और ये क्षेत्र जो है इस दिशा में भी आगे होगा, अग्रणी होगा और शहरी क्षेत्र के बच्चों के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की भी स्पर्धा बढ़ेगी, ऐसा हमारा सबका। सुखरापारा में कौन सा योजना के तहत बहुत जो है विशालकाय बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, बहुत भव्य इमारत बन रही है, और कौन से स्कूल वहाँ जो है खोलने जा रहे हैं महोदय? देखिए, एकलव्य स्कूल जो है केंद्रीय सरकार की ये योजना के अंतर्गत ये बनता है और ये कार्य जो है अभी हमारा ऐसा प्रयास रहा है कि हो सकता है काम थोड़ा सा विलम्ब से हुआ, नहीं तो हम इस शिक्षा सत्र से उसको उपयोग में लाने का एक प्रयास था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, हो सकता है शिक्षा सत्र में वो नहीं बन पाएगा। लेकिन आने वाले बीच की अवधि में भी यदि ये भवन तैयार हो जाएगा तो हम जितने भी बच्चे बाहर हमारे सराय टोला में, ढोडोडांड में जो पढ़ रहे हैं बालक बालिकाएं, उनको हम वहाँ शिफ्ट करा लेंगे। अभी 14 करोड़ का काम जैसे हो गया है, 14 करोड़ और आने की संभावना है जो आवासीय भवन बनेंगे उसके लिए। और बीच का जो मार्ग है, डामरीकरण रोड देना है सब तरफ, छात्रावास और हॉस्टल स्कूल को जोड़ते हुए सब तरफ, वो काम भी इस आखिरी में किया जाना है। तो इसको मेरे को लगता है कि शिक्षा सत्र में हम संभवतः बच्चों को वहाँ नहीं शिफ्ट कर पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि जितना से जल्दी हो सके हम उसको ये करेंगे। इसी प्रकार से हमारे यहाँ संकल्प नहीं था, जसपुर कुनकुरी में संकल्प विद्यालय चला, वहाँ भी अच्छे बच्चे जो है, अच्छे बच्चों को शिक्षा मिलता है व्यवस्थित ढंग से। हमने भी संकल्प प्रारंभ किया है और हमारे कॉलेज परिसर में जो भवन उपलब्ध थे उसमें उसको संचालित किया है। वहाँ भी अभी फिलहाल हमारे पास 60 बच्चे हैं, 30 बालक 30 बालिकाएं हैं। आदरणीय महोदय, 1977-78 की राजनीति और अभी की राजनीति में क्या कुछ फर्क देखते हैं, और उस समय शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की व्यवस्था क्या थी, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, 77 का वर्ष का जो दौर था, मध्य प्रदेश में हम लोग रहे हैं। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा क्षेत्र बनता था। विकास के कार्य जिस अनुपात में हम चाहते थे शायद उतना नहीं मिल पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो भी विकास के कार्य हैं जरूर आगे बढ़ा। उन्हीं दौर में हमको ITI मिला, अर्जुन सिंह साहब ने ITI दिया। वैसे सिंचाई के क्षेत्र में ही आपका खमगढ़ा है, तमता है, ये बड़ी योजनाएं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया। तब से आज तक, पिछले वर्ष में आज इतने हमारे सिंचाई योजना हमारे यहाँ हैं, लेकिन उसके हिसाब से किसान उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम इसीलिए प्रयासरत हैं, किसानों से निवेदन करते रहते हैं कि भी हमारे पास जो भी बांध हैं वहाँ के पानी का उपयोग आप लोग फसलों के लिए ज़रूर लीजिए ताकि उत्पादन आपका बढ़े। और सिंचाई के क्षेत्र में भी एक तरह से आप देखेंगे तो पिछले उन वर्षों से कहीं ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र हमारा यहाँ बढ़ा है। इसमें संभावना और भी विकसित करने का है, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हम रहेंगे, ऐसा मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। शिक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि में क्या कुछ बदलाव देखते हैं? पहले जो है आप शुरुआत में 1977-78 में जब राजनीति की शुरुआत किए होंगे महोदय, और उस समय यहाँ न स्वास्थ्य था, न शिक्षा था, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, उसको लेकर के क्या कुछ आप? देखिए, हमारी इस अवधि जब हम राजनीति के क्षेत्र में आए उस समय भी शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी थी, जिसकी पूर्ति धीरे धीरे हमने बताया, जिस तरह के हमने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज तक हम पहुँचे, उसमें भी एक दौर चला। यदि हम जब पढ़ने वाली बात कहेंगे, हमारी पढ़ाई के समय तक का था, आपने जैसा कहा ना, पथल है एक छोटा सा गांव था, वास्तव में छोटा सा गांव था। हम तो ये सोचे नहीं थे कि कभी यहाँ शहर का स्वरूप ले लेगा करके, लेकिन विकास इस तरीके से आगे बढ़ा है। हम सब आश्चर्यजनक हैं कि हर नगर, गांव जो है ये कस्बा के रूप में आया, कस्बा जो है नगर के रूप में आया, नगर जो है शहर का स्वरूप ले लिया। इस तरह से बहुत तेजी से जो है क्षेत्र बढ़े हैं। अब एक उदाहरण के तौर से मैं बताऊंगा कि जब हम 4वीं क्लास पास किए, हमारा छोटा गांव था, प्राइमरी स्कूल था 4वीं क्लास का। 4वीं प्राइमरी पास करने के बाद हम कहाँ जाएं, मिडिल स्कूल कहाँ पढ़ेंगे? तो धर्मजगढ़ हम लोग पढ़े। यहाँ से धर्मजगढ़ एक मिडिल स्कूल, एक छात्रावास। इसी तरह से आप देखेंगे तो हमारे तत्कालीन रायगढ़ जिले के अंदर जो है 5 मिडिल स्कूल स्टेट के, सारंगगढ़, रायगढ़, शक्ति, धर्मजयगढ़ और जसपुर। इसके अलावे कुछ समय के बाद लोयला में है
मिडिल स्कूल खुला। उसके बाद खरसिया में मेरठ का एक मिडिल स्कूल, वहाँ रेलवे ट्रांसफॉर्म बना। तो इस तरह से धीरे 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 जो है आपका 53 के आसपास धर्मजयगढ़ में हाई स्कूल प्रारंभ हुआ, 9th क्लास। तो उन समय जो है शिक्षण संस्था, आज तो हमारे घर के सामने कॉलेज है। जिन दिनों हम प्राइमरी 4th पास किए तो एक प्राइमरी गांव में था, आज हमारे दरवाजे में कॉलेज उपलब्ध है। बताइए कितना अंदर है। तो उन समय की बात को कोई नहीं बताता, जब मैं बताता हूं तो लोग आश्चर्य करते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि पत्थलगांव जो आज हम देख रहे हैं ये वैसी ही रहा होगा, तो ऐसी नहीं था। विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और इसीलिए माननीय महोदय, सड़कों की स्थिति उस समय कैसी थी, कैसे आप लोग आना जाना करते, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताते चलिए। देखिए, उस समय सड़कों के गिट्टी रोड थे, डामरीकरण का तो कोई कल्पना ही नहीं था। शहरी क्षेत्रों में डामरीकरण के रोड रहे होंगे। सीसी रोड का भी शुरुआत बहुत विलम्ब से ही शुरू हुआ है। आज सीसी रोड जिस तरह से हम लोग ने 2002-3 में सीसी रोड की बात करिए, कल्पना कर रहे थे, तो उस समय कई लोगों ने सीसी रोड को भी पसंद नहीं किया। ट्रक यूनियन वाले हो गए, टायर एसोसिएशन वाले हो गए कि हमारा टायर घिसेगा, फलना होगा, ठिकाना होगा, नुकसान होगा, इस तरह से। लेकिन बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगहों पर सीमेंट कंक्रीट रोड जो है प्रारंभ हो चुके थे। तो आज जो है सब पसंद कर रहे हैं। डामरीकरण टिकाऊ नहीं है, गिट्टी के रोड जो है अब किसी को पसंद ही नहीं है। वो तो गिट्टी रोड तो संभव नहीं है अब तो डामरीकरण रोड हो गया, सीसी रोड होगा। तो सीसी रोड ज़्यादातर अब बनने लगे हैं, यही उपयुक्त है आज के समय में। माननीय महोदय, उस समय जो है खेती किसानी बहुत लोग कर नहीं पाते थे, खेत जो है कम हुआ करते थे, या फिर खेत बना ही नहीं था। उस समय चकबंदी का जो सिस्टम आया, जितने भी सरकार जो नियम कानून लागू की, और मिसा जो कानून लागू हुआ जिसके तहत लोगों को जो है कई ऐसे सुविधाएं दिए गए। उस समय की स्थिति कैसी थी, भुखमरी था ऐसा बताते हैं, तो इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देते तो बहुत बेहतरीन होता। देखिए, वो ऐसा समय था कि उस समय खेती तो जमीन तो सभी के पास थे, लेकिन जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, और टूटी फूटी खेती से ही लोग अपना जीवनचर्या चलाते रहे। धीरे धीरे नहीं, भुखमरी की स्थिति तो थी ही, और उस समय कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं था। और इस प्रकार की स्थिति थी कि लोग रोजी रोजगार के लिए कभी कभी बाहर भी जाते थे, कभी नहीं भी जाते थे। छोटे मोटे काम करके जीवन निर्वाह गुजारा करते रहे हैं लोग। और उस समय की स्थिति को बताऊंगा तो बहुत दर्दनाक स्थिति हमने अपनी आँख में ही देखा था। लोगों का आग मांगने जाते थे लोग, साग सब्जी मांगने जाते थे लोग, दोपहर या शाम को भात मांगने जाते थे लोग। भीख मांगने वालों की संख्या भी बहुत थी। इनके पास लोग कपड़े पहनने को नहीं रहते थे, एक एक कपड़ा में महिलाएं अपना गुजारा करती थी। ऐसा समय भी हमने देखा है। उन दिनों में राख से कपड़ा धोने की प्रथा थी, सोडा साबुन वगैरह नहीं था। धीरे 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 भी जिमनी ढबरा रोज शाम को 4 बजता था, 5 बजे 6 बजे जो है लालटेन का कांच पोछिए, डिबरी जलाइए, तब होता था कहीं जा करके। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो है आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ उन समय जो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास के कार्य आगे बढ़े हैं, ये बहुत बड़ी सोच थी पंडित नेहरू जी का कि पंचवर्षीय योजना को लागू करके उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में गांव को आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। और यही कारण था कि हम धीरे धीरे जो है इस योजना तक आज तक हम सक्षम स्थिति में पहुंच पाए हैं। वो गरीबी की स्थिति को आप देखेंगे तो ख्याल आता है, तो बहुत दुख भी होता है। लेकिन आज इन परिस्थितियों में हम अपने यहाँ पर हैं, काफ़ी विकास हुआ है, लोग आगे बढ़े हैं, रोजगार काम मिल रहा है, उनके जीवन निर्वाह के लिए संदा दिया। आज तो सरकार बहुत सुविधा दे रही है, उन दिनों तो था ही नहीं कि हम सरकार की अपेक्षा करें कि ऐसा हो। लेकिन धीरे धीरे समय करवट लिया, अब विकास आगे बढ़ी, और ये सभी हमारी कांग्रेस सरकार की देन रही है कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से लोगों को सशक्त करने का काम की, आज उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आदरणीय महोदय, थोड़ा सा आपको मैं इसी तारतम्य में कुछ सवाल करने जा रहा हूँ। चूँकि क्षेत्र की जनता छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होने के बाद जसपुर जिले के इस पत्थल गांव को जिले के स्वरूप में देखना चाहती है। आपके रहते हुए आपके विधायकी शासनकाल में यहाँ जो है पत्थल गांव को एक जिले का मांग किया जा रहा है, जिले का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ कल्पना है। इस पर क्या कुछ आप सोचते हैं? देखिए, परिकल्पना तो
हर किसी में, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। परिकल्पना वर्तमान और भविष्य बहुत बहुत सभी के लिए संभव है। यदि उसके पास आगे की सोच नहीं है, परिकल्पना नहीं है, कल भविष्य के लिए कोई सोच नहीं कर सके तो दिक्कत होगी आगे जाके। देखिए, हम लोग काफ़ी लंबे समय से बहुत जिलों से गुजरते गुजरते, हमारे सियाने लोग बोलते हैं कभी कभार हमारा क्षेत्र रांची डिस्ट्रिक्ट में था। रांची, संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, उसके बाद जसपुर। देखिए, संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आशा विश्वास के साथ आने वाले भविष्य में भी जिस तरह से जिलों का निर्माण हो रहा है, आशान्वित रहिए। कभी न कभी जरूर आशा जो है परिवर्तित हो सकता है, फलीभूत होगा। तो आप अभी सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता माननीय राम पुकार जी से हम चर्चा कर रहे थे। उनका कहना है कि पत्थलगांव भी एक जिले का स्वरूप ले सकता है, आशान्वित है। भविष्य में बहुत जल्दी जो है पत्थलगांव को एक जिले के रूप में क्षेत्र की जनता देखना चाहती है। हो सके इन्हीं के कार्यकाल में शायद वो पूरा हो जाए, ऐसा अपेक्षा है लोगों का। विधायक जी, आप हमारे पंचायत टुडे न्यूज के लिए बहुत बहुमूल्य समय को निकाल करके आपने समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।